वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है जिसका शायद आप सब लोगों को बेसब्री से इंतजार रहा होगा। RO ARO इसके एग्ज़ाम से रिलेटेड ये एक नोटिस आया है जिसमें बताया गया है कि 181 वैकेंसीज़ जो हैं ये इसमें अनाउंस करी गई हैं कि इतनी वैकेंसीज़ के लिए ये नोटिफिकेशन जारी होगा। अब नोटिफिकेशन आपका अक्टूबर के जो फर्स्ट वीक है उसमें जारी होगा। जैसा आपको पता है कि यूपीपीएससी आयोग जो बोलता है वैसा ही होता है। सो अक्टूबर के पहले वीक में नोटिस जारी हो जाएगा, मतलब हो जाएगा। और एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा पूरा अक्टूबर आपको मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। नवंबर स्टार्टिंग तक आप समझ लो फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद 1 महीना आपको और मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि दिसंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सो अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़रूरत यह है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एकदम सॉलिड तरीके से पढ़ो, उसमें कोई इशू आपको ना आए। अब आज से यहाँ पर एक स्टार्टिंग और करेंगे। 2 आपको वीडियोज़ मिलेंगे 780 पेजेस के, जिसमें एक तो रहेगा आपका ज्योग्राफी का और एक पैरेलली चलाएंगे हिस्ट्री को। ठीक है, 2 सेपरेट वीडियोज़ मिलेंगे। ज्योग्राफी वाला ये आपको शाम को मिलेगा जो 780 पेजेस का है, और हिस्ट्री वाला ये मॉर्निंग की टाइम पर जो है इसको अपलोड किया जाएगा। तो ज़रूर इनको देखा करिए, डेली बेसिस पर कंप्लीट देखिए। चीज़ें थोड़ा सा अब आपको बढ़ानी पड़ेगी अपनी मेहनत को, और मेरे एंड से भी ये कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर हम कवर अप कर पाएँ। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला हमारा यहाँ पर टॉपिक जो है वो है आपका हरित क्रांति से रिलेटेड। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलता है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पर रजत क्रांति, भूरी क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, अलग अलग तरीके के रिवॉल्यूशन हुए हैं, किससे एसोसिएटेड रहे हैं। ये आपको 2 लिस्ट की फॉर्म में दिया जाता है। अगर आपने प्रीवियस ईयर देख के जो पेपर्स हैं उनको देखा है तो आपको समझ में आएगा। 2 अलग अलग आपको लिस्ट दे रखी होंगी, आपसे कहा जाएगा इसको मैच कराइए, या फिर आपको मतलब 4 अलग अलग ये युग्म बनाकर यानी कि पेयर बनाकर दिए जाएंगे, जिसमें एक तरफ रेवोल्यूशन होगा, दूसरी तरफ उससे एसोसिएटेड सब्जेक्ट होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा है जो कि सुमेलित है या फिर कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है। तो इस पैटर्न पर ये टॉपिक आपका आता है। सो आइए अब शुरू करते हैं। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। कहीं अगर आप अपने माइक्रो नोट्स बना रहे हैं तो ज़रूर उनको अब मेंटेन करना स्टार्ट करिए, और अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो कोर्स है समीक्षा अधिकारी के लिए, उसको आप तुरंत परचेज कर लीजिए बिना किसी डिले के। और जैसा जैसा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो मेन चैनल है उस पर बताया जाए उसको फॉलो करते जाइए। मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर पहले नहीं करी थी। इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अब बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग कि जो वैकेंसीज एक्सपेक्टेड थी उससे बहुत कम आई है। सरकार की जो मंशा है एकदम क्लियर है और मुझे इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे समझते भी हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आज के अपने सेशन को, और एक नए जोश और जुनून के साथ हर एक वीडियो को देखिए कंप्लीट। बीच में स्किप करने का मतलब होगा कि आप अपने आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो चीज़ों से। वैकेंसीज़ कम है, कंपटीशन टफ हो चुका है पहले से ही। चलो सबसे पहले बात करते हैं रजत क्रांति की। रजत क्रांति ये आपका अंडा उत्पादन या फिर कुक्कुट उत्पादन, इससे रिलेटेड है। याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। रजत की जब हम बात करते हैं तो रजत का मतलब क्या हो गया आपका चांदी। चांदी का कलर कैसा होता है? चांदी का कलर होता है आपका वाइटिश सा कुछ, ठीक है। वहीं से आप अंडे को समझ सकते हैं, अंडे का कलर भी वैसा ही होता है। अब येलो अंडे की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं भूरी क्रांति की। भूरी क्रांति ये आपका गैर परंपरागत ऊर्जा और उर्वरक उत्पादन यानी कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उससे रिलेटेड है। अब फर्टिलाइजर कहाँ डाले जाते हैं? भूमि में डाले जाते हैं। भूमि का कलर कैसा होता है? भूमि का कलर ब्राउन कलर का ही होता है ना, ठीक है। मतलब जो हमारे यहाँ पर जो भूमि है उसका कलर तो ब्राउन ही होता है। वैसे तो अलग अलग तरीके की जो सॉइल होती है वो होती है, बट इधर की अगर सॉइल की बात करें तो कलर ब्राउनिश होता है। सो यहाँ पर जो भूरी क्रांति है, अब कभी आप लाइफ में भूलोगे नहीं, भूरी क्रांति हमारी किससे एसोसिएटेड होगी? जो उर्वरक उत्पादन है यानी कि जो फर्टिलाइजर्स हैं उससे, बिकॉज फर्टिलाइजर्स उनको डाला जाता है भूमि में। नेक्स्ट बात करते हैं नीली क्रांति। भैया नीली क्रांति का तो मतलब ही है, अगर हमारे अर्थ की बात कर लो तो सबसे ज़्यादा जो मैक्सिमम परसेंटेज में पानी है समुंदर में, ठीक है, उसका कलर कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। अब समुंदर में ही मछलियां पाई जाती हैं तो ब्लू जो रिवॉल्यूशन है वो किससे? मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड रहेगा। इसके बाद लाल क्रांति की बात करें, मांस और टमाटर उत्पादन, दोनों के कलर की बात कर लो, दोनों का कलर किस तरीके का होता है? रेड ही होता है। तो यहाँ पर आप सीधे सीधे से देख सकते हो जो कलर है उससे ही आप एसोसिएट कर लो। गोल क्रांति की बात करें, आलू,
ठीक है, तो आलू उत्पादन से है। मुझे लगता नहीं वैसे इसमें कुछ खास ट्रिक की ज़रूरत है, बट फिर भी जहाँ कहीं ज़रूरत होती है मैं आपको बताता चलूँगा। इसके बाद सदाबहार हरित क्रांति या फिर सेकंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, ये आपका जैविक खेती को प्रोत्साहन और किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने और उत्पादन बढ़ाने से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद सुनहरी क्रांति या फिर स्वर्ण क्रांति की बात करें तो फल उत्पादन और शहद, शहद का कलर आप देख लो, शहद का कलर और सोने का कलर एक सा ही होता है ऑलमोस्ट, और फल उत्पादन आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके बाद इंद्रधनुषी क्रांति, इसमें कृषि संबंधी समग्र क्रांति यानी कि फसल उत्पादन में जो भिन्नता है उसको लेके आने के लिए इसको करा गया। इंद्रधनुष में बहुत सारे कलर होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि कृषि में बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं सबको इंक्लूड कर लिया गया है। इसके बाद बात करें अमृत क्रांति, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना है। अब कैसे याद रहेगा भाई, जल ही जीवन है और जल ही अमृत है, बिना जल के तो कोई सर्वाइव कर ही नहीं सकता ना। और ये जल, समुद्र के जल की तो बात होगी नहीं, उसको तो पी के आप जिंदा रह ही नहीं सकते। तो ऑब्वियसली बात है, नदियों का जो पवित्र जल होता है उससे ही ज़िंदगी मिलेगी। तो यहाँ पर अमृत क्रांति हमारी नदियों को जोड़ने की योजना से है। इसके बाद कृष्ण क्रांति की बात करें तो ये आपका खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए, जो आपका ये मिनरल ऑयल है उसके लिए। इसके बाद गुलाबी क्रांति की बात करें तो ये आपका झींगा मछली उत्पादन और प्याज उत्पादन और औषधि उत्पादन। प्याज का कलर जैसा आप समझ रहे हो वैसा ही है, ठीक है, तो उससे ही आप इसको एसोसिएट करके याद रख सकते हो। येलो रेवोल्यूशन की बात करें तो तिलहन उत्पादन, सरसों का जो, अगर आप सरसों का देखते होगे तेल, तो कई बार क्या होता है मतलब बहुत येलोइश कलर का भी होता है। इस तरीके से इसको आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। इसके बाद हरित क्रांति की बात करें तो एक कृषि उत्पादन से रिलेटेड यानी खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति की बात करें, कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि भैया दूध उत्पादन से इसका रिलेशन रहेगा। बादामी क्रांति की बात करें तो ये मसाला उत्पादन से है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद रजत रेशा क्रांति की बात करें, रेशा इसके साथ इंक्लूड हो गया। कपास के कलर की बात कर लो, वाइटिश होता है। रजत का मतलब स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, इसको आप यहाँ से एसोसिएट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर सुनहरा रेशा क्रांति। अब ये सुनहरा रेशा क्रांति किससे है? जूट से। अब जूट का कलर और यहाँ पर आप ये सुनहरा, ठीक है, मतलब कुछ आपका गोल्डन की फॉर्म में। तो जूट अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, गूगल पे सर्च मारिएगा, आपको दिख जाएंगे बहुत सारे पिक उसके, और आपको समझ में आ जाएगी ये चीज़। इसके बाद सेफ्रॉन क्रांति की बात करें, कहने की ज़रूरत नहीं है, केसर उत्पादन से ही ये रिलेशन होगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें ग्रे और स्लेटी जो क्रांति है, ये आपका उर्वरक उत्पादन से रिलेशन इसका है। इसके बाद हरित सोना क्रांति की बात करें तो बांस उत्पादन से है। इसके बाद मूंग क्रांति की बात करें तो मोटे अनाज के उत्पादन से है। इसके बाद परामनी क्रांति की बात करें तो भिंडी उत्पादन से। दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब आगे मूव ऑन करते हैं। देखिए चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा रैपिडली अब मैं आपको करवाऊँगा, सो आप लोग भी तैयार रहिए उस चीज़ के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये बात हो रही है यहाँ पर हरित क्रांति की। अगर हम हरित क्रांति की बात करें, इसकी शुरुआत कब हुई, ये ईयर आपको एज इट इज़ पता होना चाहिए, 1967, 66, 67 में। अब दुनिया में अगर हम बात करें तो इसका श्रेय दिया जाता है 1970 में, जो विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया था। इनका नाम था आपका प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। तो प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल प्राइज़ भी इसीलिए दिया गया था क्योंकि इनको माना जाता है हरित क्रांति का जनक। ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। हिंदुस्तान में अगर हम बात करें तो MS स्वामीनाथन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा, और उस टाइम पर जो हमारे कृषि और खाद्य मंत्री थे, इनका नाम भी याद रखिएगा, बाबू जगजीवन राम। इनको हरित क्रांति का प्रणेता बोला जाता है। रीज़न बीइंग कि इन्होंने पूरा सपोर्ट किया था MS स्वामीनाथन कमेटी की जो सिफारिश थी, उसी पर इन्होंने जो हरित क्रांति का संचालन किया और एकदम सक्सेसफुल रहा ये। और उसके बाद इंडिया जो है जो अनाज है उसके क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना है। इसके बाद आगे हम बात करें कि हरित क्रांति इसका मतलब क्या है। तो हरित क्रांति का मतलब क्या है कि देश में जो इरिगेशन और जो ऐसे एरिया थे जहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी, तो वहां पर कृषि क्षेत्र में अधिक उपज देने के लिए जो हाइब्रिड बीज थे उसका यूज़ करा गया। हाइब्रिड और जो बौने बीज थे यानी कि संकर और बौने बीजों का उपयोग करा गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल का उत्पादन किया जा सके। उच्च उत्पादक बीजों का जो प्रारंभ था ये मतलब हिंदुस्तान में हुआ, और इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स हैं इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया गया। खूब ज़्यादा वहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटी को डेवलप किया गया, इस बात पर विशेष ध्यान दिया गया। भारत में उन्नत बीज के जो प्रयोग कार्यक्रम था, या फिर HYVP की बात करें तो इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की थी। एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है कि किसने इंडिया में सपोर्ट किया था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे कार्यक्रम में। तो याद
रखिएगा रॉकफेलर फाउंडेशन, इसका पूरा सपोर्ट रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पर उन्नत बीजों का मतलब जो सफल कार्य मतलब आपका कार्यक्रम था, ये पूरा प्रयोग कार्यक्रम HYVP, इसकी शुरुआत करी गई। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि हरित क्रांति के जो अलग अलग फेज हुए इंडिया में वो कब कब हुए। पहला चरण हुआ आपका 1966 में, 1966 से स्टार्ट हुआ, 81 तक चला, जिसमें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी इस पर फोकस किया गया। इसके बाद दूसरा चरण जो स्टार्ट हुआ ये 1981 से 1995 की अवधि को माना गया, और तीसरा चरण 1995 से स्टार्ट हुआ, जिसमें हम पूरे इंडिया की बात करें, पूरे इंडिया में इसको विस्तृत किया गया। अच्छा, यहाँ पर हरित क्रांति में अगर हम बात करें तो मुख्य जो पादप रहा, जो मुख्य पौधा रहा, वो मैक्सिकन प्राणी जो प्रजाति है उसका गेहूं था, जिसको बोरलाग के जो मेक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं संवर्धन केंद्र से मंगाया गया था। तो यहाँ पर यह भी याद रखना है कि ये जो संस्थान है अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं संवर्धन केंद्र, ये कहाँ का है? मैक्सिको का है, जहाँ से इस मैक्सिकन प्रजाति के गेहूं को मंगाया गया, जिसका यूज़ करा गया इंडिया में। इसके बाद बात करें हरित क्रांति, ये जो शब्द है इसका सबसे पहले यूज़ किसने करा? तो अमेरिका के थे डॉक्टर विलियम गॉर्ड, इन्होंने इस वर्ड का यूज़ करा था। कभी भी कंफ्यूज मत होना एग्जामिनेशन में, आप कहीं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ना लगाओ, इसको याद रखना, इसको नहीं लगाना है। ऑप्शन आपके पास होगा विलियम गॉर्ड, उसको ही ऑप्ट करना है अगर बात होगी कि हरित क्रांति जो ये शब्द था इसका यूज़ किसने किया सबसे पहले। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि 1990 के बाद जो है मतलब उसके मध्य में जो सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, उसकी अवधारणा का विकास हुआ, इसको जो है सदाबहार क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इस टेबल को देखना बहुत ज़रूरी है, इसको एज इट इज़ याद रखिएगा। हिंदुस्तान में 3 तरीके के फसल सीज़न है, एक है आपका रवि, एक है खरीफ और एक है जायद। अब अगर रवि की बात करें तो रवि जो है आपका ये शीतकालीन फसल है। अब शीतकालीन फसलें कौन कौन सी हैं? इसमें जो बुआई करी जाती है वो अक्टूबर से नवंबर में करी जाती है, मतलब शीतकालीन जब स्टार्ट होता है, जब विंटर स्टार्ट होता है तब इनकी बुआई करी जाती है। गेहूं अगर आप देखोगे मार्केट में कब आना शुरू होता है, गेहूं आना शुरू होता है मार्च अप्रैल के आसपास, ठीक है, और इसकी जो बुआई होती है वो कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। तो गेहूं के साथ में जौ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, सरसों हो गया, मसूर हो गया और आलू हो गया। ये सारी वो फसलें हैं जो कि आपकी जिनकी बुआई करी जाती है अक्टूबर नवंबर में, और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई होती है, मतलब मार्केट में आना फिर ये शुरू हो जाती हैं। इसके बाद खरीफ की फसल की बात करें तो खरीफ की फसल ये ग्रीष्मकालीन, यानी कि पहले विंटर वाली आई, विंटर के बाद समर के टाइम पर। अब इसमें चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन, ये सारी फसलें हैं। जून जुलाई में इनकी बुआई होती है और अक्टूबर नवंबर में इनकी कटाई होती है। सो अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसका एग्रीकल्चर से थोड़ा बहुत रिलेशन रहा है या फिर वो गांव से रिलेटेड है, तो उसको बहुत अच्छे से पता हो कि चावल का सीज़न क्या होता है, किस टाइम पर नया चावल आना शुरू होता है। इसके बाद जायद की फसल की बात करें तो ये आपका शीत और ग्रीष्म के साथ में इसको मतलब इसका काम होता है, इसकी बुआई करी जाती है इस टाइम पर। इसमें तरबूज है, खरबूजा है, ककड़ी है, खीरा है, भिंडी है, ये सब कुछ इसके साथ में, और विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती इसमें होती है। बुआई होती है मार्च अप्रैल में, और जो कटाई का सीज़न है वो आपका जून जुलाई। ये जो टेबल है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जाता है, आपको सीधे सीधे ये फसलें दे दी जाती हैं और पूछा जाता है ये कौन से सीज़न की है, या फिर आपसे मतलब स्टेटमेंट वाइज करके ये पूछ लिया जाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रवि की फसलों की। अब टेबल की फॉर्म में हमने देख लिया, आगे भी इसको देख लेते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जो शीत ऋतु में इसकी बुआई करी जाती है और ग्रीष्म ऋतु में मार्च से अप्रैल के बीच में इसको काटा जाता है। कौन कौन सी फसलें इसके अंदर हैं वो भी हम देख ही चुके हैं, और ये फसलें देश के विस्तृत भाग में बोई जाती हैं, और उत्तर पश्चिमी राज्य जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर गेहूं और अन्य रबी की फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण राज्य हैं। इसके बाद वीट की बात करें, गेहूं अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं अब समझ में आएगी आपको, रबी की फसल है, और गेहूं के लिए जो आवश्यक भौगोलिक दशाएं हैं इनको ज़रूर याद रखना है। उपजाऊ दोमट मिट्टी, 50 से 75 सेंटीमीटर तक बारिश, आरंभ में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको इसका सीज़न पता है कि कौन से सीज़न में इसको बोया गया है, तब आप टेम्परेचर ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। बारिश के बारे में भी आप थोड़ा यहाँ पर संज्ञान ले सकते हैं अपने आप ही। बाद में 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में इसकी कटाई, मतलब जैसे जैसे मौसम फिर चेंज होता जाता है। गेहूँ में सामान्यतः अगर हम बात करें तो प्रोटीन जो है वो 8 से 15%, कार्बोहाइड्रेट 65 से 70%, वसा की बात करें 1.5% और खनिज की बात करें 2.0% पाए जाते हैं। गेहूं में
ग्लूटेन नामक प्रोटीन ये अधिक मात्रा में पाया जाता है और ये क्वेश्चन अपने आप में सेवरल टाइम्स पूछा गया है अलग अलग तरीके से। इसको ज़रूर याद रखना है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन। गेहूं की जो मुख्य किस्में हैं उनको भी ज़रूर याद रखिएगा, सोनालिका है, प्रताप है, अर्जुन है, जनक है, कल्याण सोना है, इसके बाद गिरिजा है। ये सारी वो फसलें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में पूछी गई हैं। ICAR द्वारा पूसा बेकर नामक गेहूं की नई प्रजाति विकसित की गई है, ये चीज़ भी याद रखिएगा। पूसा बेकर किसने डेवलप करा है? ICAR ने। ये गेहूं की एक नई प्रजाति है। बिस्कुट के लिए विकसित यह किस्म यूरोपीय देशों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप है। इसके बाद आगे बात करें तो जाड़े में होने वाली जो बारिश है वो गेहूं की फसल के लिए लाभकारी होती है। ट्रिटिकेल ये गेहूं की एक ऐसी प्रजाति है जिसे वैज्ञानिकों द्वारा गेहूं और राई, बस ये चीज़ याद रखनी है कि इन दोनों का जो हाइब्रिडाइजेशन करवाया गया उससे ट्रिटिकेल गेहूं की नई किस्म तैयार करी गई। ठीक है, तो इसमें एग्जामिनेशन में पूछा गया है कि मतलब निम्न में से कौन सी फसल के साथ इसका संकर बनाकर जो है वो ये इस तरीके का जो गेहूं है ट्रिटिकेल है इसको डेवलप करा गया। तो याद रखना है गेहूं और राई। मैक्रोनी शुष्क प्रदेशों की असिंचित परिस्थितियों के लिए सबसे उत्तम किस्म की प्रजाति है। गेहूं की इस प्रजाति का उत्पादन राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में होता है। इसके बाद आज के इस वाले सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो सेशन आएगा उसमें बारले से स्टार्ट करेंगे, इसके साथ खरीफ की फसल और जायद की फसल, इस सब को कवर अप कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर दीजिए। अब ये टाइम बिल्कुल नहीं है, हर एक चीज़ को आपको शिद्दत के साथ करना होगा। प्रीवियस वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।